आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। चर्चा शुरू करने से पहले एक पल के लिए इमेजिन कीजिए एक बहुत ही व्यस्त क्राउडेड टोल प्लाजा, एक ऐसी जगह जहां से गुजरना हर गाड़ी की मजबूरी है, लेकिन अचानक वहां आसमान से ड्रोन स्ट्राइक्स और पथराव शुरू हो जाए। वहां तो अफरा तफरी मच जाएगी। और यही ठीक स्थिति आज दुनिया के तेल व्यापार के साथ हो रही है। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है, आज वही खतरनाक टोल प्लाजा बन चुका है। तो आज के इस गहरे विचार विमर्श का उद्देश्य यही है कि हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को समझें। हाँ, और साथ ही मिडिल ईस्ट के तेजी से बदलते समीकरण और समुद्र में चल रहे इस नए ग्रेट गेम को डिकोड करें, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि ईरान के आसपास के युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड ने कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिलाकर रख दिया है। राइट, और इस नए माहौल में भारत की भूमिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के साथ जो हमारा नया रिश्ता बन रहा है, वो किसी आम जियोपॉलिटिकल अलायंस से बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि देखिए, ये किसी दूर समुंदर की कहानी नहीं है जिसका हमसे कोई लेना देना ना हो। सही बात है। इस स्ट्रेट में एक जहाज रुकता है ना, तो हमारी और आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल के दाम, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन्स, ये सब इस एक चोक पॉइंट पर निर्भर करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर उस टोल प्लाजा पर आग लगी है, तो जाहिर सी बात है बड़े देश और बड़ी शिपिंग कंपनीज अपना एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ रही होंगी। हमारी लगभग 80% ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होती है, तो हमारे तेल के लिए कौन सा नया रास्ता सामने आ रहा है? तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने उस खतरनाक चोक पॉइंट के ठीक बाहर यानी गल्फ ऑफ ओमान में अपना फुजेरा पोर्ट डेवलप किया है। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने अबू धाबी से फुजारा तक एक 406 किलोमीटर लंबी ऑयल पाइपलाइन बिछाई है। ओह वाओ, 406 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। जी हाँ, ये पाइपलाइन हर रोज 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल बिना किसी खतरे के वहां पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो मतलब अगर टोल प्लाजा पर खतरा है, तो उन्होंने इफेक्टिवली एक सीक्रेट एक्सप्रेसवे बना दिया है जो उस डेंजर जोन के बाहरी ट्रैफिक को निकाल देता है। बिल्कुल सही समझा आपने। एक बाईपास है जो डायरेक्ट सेफ जोन में खुलता है। लेकिन एक मिनट, एक पाइपलाइन तो तभी फायदेमंद है ना जब आपके पास उसमें डालने के लिए उतना तेल हो और उसे बेचने की आजादी भी तो होनी चाहिए। और यहीं पर इस पूरे गेम का सबसे बड़ा फैसला आता है। देखिए, 1 मई 2026 को यूएई ने अपने आप को ओपेक प्लस से बाहर निकाल लिया। ओपेक प्लस, वही कार्टेल जिसमें सऊदी अरेबिया और रशिया का सबसे ज्यादा दबाव होता है। वही कार्टेल जो तेल के उत्पादन पर कोटा लगाकर ग्लोबल प्राइसेस को कंट्रोल करता था। अब देखिए, यूएई की अपनी तेल निकालने की कैपेसिटी 4.85 मिलियन बैरल्स पर डे की है, पर पहले वो इस कोटा की वजह से बंधे हुए थे। अच्छा, इसका मतलब है कि अब ओपेक से निकलने के बाद यूएई पर कोई पाबंदी नहीं है। वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर तेल निकालकर उस नए सुरक्षित बाईपास के जरिए आम पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। एकदम सही। उन्होंने सऊदी और रशियन प्राइस कंट्रोल को इफेक्टिवली बाईपास कर दिया है। और यही चीज भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दुनिया की एनर्जी डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है, प्रेडिक्शंस बताते हैं कि 2050 तक ग्लोबल इंक्रीमेंटल एनर्जी डिमांड का 23% सिर्फ भारत से आएगा। 23%? ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। जब हमारी एनर्जी की भूख इतनी विशाल हो, तो हमें एक कंसिस्टेंट और सुरक्षित सप्लाई चेन तो चाहिए ही। बिल्कुल। और फुजेरा बाईपास भारत को ठीक वही गारंटी देता है, बिना उस खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे। राइट। तो जहां एक तरफ यूएई अपना ये मल्टी बिलियन डॉलर बाईपास एक्सप्रेसवे चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग, थोड़ा चौंकाने वाला डेवलपमेंट हो रहा है। अगर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बचना चाहते हैं, तो इस रास्ते को बदलने का अनजाने में फायदा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी हो रहा है। हाँ, ये एक ऐसा एंगल है जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने आंकड़े देखे थे,
और अप्रैल 2026 में ग्वादर ने लगभग 11,000 शिपिंग कंटेनर्स हैंडल किए। और आपको पता है पूरे 2025 में ये संख्या कितनी थी? सिर्फ 8,300। बाप रे, हाँ, सिर्फ एक महीने में साल भर का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। ये सच में चौंकाने वाला डेटा है। ये डेटा डेफिनेटली चौंकाता है, लेकिन हमें इसका वाई समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। देखिए, ग्वादर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो वो एकदम पास पड़ता है। हाँ, तो जब हूती अटैक्स की वजह से अचानक शिपिंग लाइंस डर गई थी और उन्हें एक इमीडिएट ऑल्टरनेट पोर्ट चाहिए था अपना कार्गो उतारने के लिए, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां काम आ गया। सीपैक का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि उसके आसपास की जो नई सुविधाएं बनी हैं। बिल्कुल, जैसे नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां का ईस्ट बे एक्सप्रेसवे। किसी भी बड़ी शिपिंग कंपनी को ना सिर्फ एक पोर्ट नहीं चाहिए होता, उन्हें लॉजिस्टिक्स का पूरा नेटवर्क चाहिए। ग्वादर ने उन्हें वो नेटवर्क तुरंत दे दिया, जिससे शिप्स वहां आकर अपना सामान जल्दी अनलोड और ट्रांसपोर्ट कर सकें। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई, ये जो क्राइसिस है ये हमेशा तो नहीं रहेगा। कल को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह नॉर्मल और शांत हो जाए तो क्या ग्वादर वापस अपनी पुरानी खाली और सुनसान स्थिति में नहीं चला जाएगा? ये सवाल पहले बहुत वैलिड था, पर अब नहीं। इस लंबे क्राइसिस ने ग्वादर को अब एक परमानेंट जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग दे दी है। मिडिल ईस्ट के देशों को अब ये समझ आ गया है कि एक ही रास्ते पर अपनी सारी एनर्जी, ट्रेड निर्भर रखना बहुत बड़ा रिस्क है। उन्हें लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव चाहिए ही चाहिए। तो मतलब वो अब बैकअप ऑप्शंस परमानेंटली खुले रखना चाहते हैं? एग्जैक्टली। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत सऊदी अरेबिया ने अप्रैल 2026 में पाकिस्तान को $2 बिलियन ट्रांसफर किए हैं। वेट, $2 बिलियन का सीधा ट्रांसफर? ये तो क्लियरली सिर्फ एक नॉर्मल फाइनेंशियल हेल्प नहीं लग रही। सही पकड़ा आपने, ये एक सॉलिड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और साथ ही पाकिस्तान के रेको दिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में भी लगभग $3 बिलियन की फंडिंग आई है, जहां से 2019 तक एक्चुअली एक्सपोर्ट शुरू होने वाले हैं। ओह, तो इस मैकेनिज्म का असर ये होगा कि अब सिर्फ एक राह चलते रुकने वाला ट्रांजिट नोड नहीं रहेगा, वो खुद एक प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हब बन रहा है। बिल्कुल, जब वहां से मिनरल्स रेगुलरली निकलकर दुनिया भर में जाएंगे तो शिपिंग लाइंस को वहां परमानेंटली आना ही पड़ेगा। वो एक मजबूरी बन जाएगा। राइट। तो ये तो हुई कमर्शियल पोर्ट्स और पाइपलाइंस की पॉलिटिक्स, चाहे वो फुजेरा हो या गवादर। लेकिन इन पोर्ट्स तक पहुंचने वाले उन भारी कमर्शियल जहाज़ों को जो खुले समुंदर में इन खतरनाक ड्रोन्स और मिसाइल्स का शिकार बन रहे हैं, उन्हें फिजिकली बचा कौन रहा है? यहाँ नैरेटिव थोड़ा भारत की नेवल स्ट्रैटेजी पर आता है। ये सबसे अहम मुद्दा है। समुद्री सुरक्षा के बिना कोई बाईपास काम नहीं आएगा। सच बताऊं तो मैं खुद इंडियन नेवी के नए रूप से पूरी तरह हैरान हूं। पहले ऑपरेशन संकल्प जो 2019 में शुरू हुआ, और अब ये जो नया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चल रहा है। हाँ, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत हमारी नेवी का रूप और स्केल बिल्कुल बदल चुका है। ये पहले जैसी स्थिति नहीं है। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में 5 फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए हैं। इसमें INS कोलकाता, INS कोची, INS मोर्मुगांव, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम शामिल हैं। बाप रे, 5 डिस्ट्रॉयर्स एक साथ? जी, और इन्हें आप सिर्फ पेट्रोल बोट्स मत समझिए। ये डिस्ट्रॉयर्स अपने आप में तैरते हुए किले हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल्स और दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडार्स से इक्विप्ड हैं। यानी ये सिर्फ वहां खड़े होकर निगरानी नहीं कर रहे, ये समुद्र के उस पूरे हिस्से को डोमिनेट कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और इन डिस्ट्रॉयर्स को आसमान से रियल टाइम इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट्स और सी गार्डियन ड्रोन्स। ये पूरा सिस्टम मिलकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड वेब बनाता है जहां किसी छोटी सी सस्पिशियस बोट या सबमरीन का मूवमेंट भी इनसे छिप नहीं सकता। पर इसमें सबसे बड़ा शिफ्ट जो हुआ है वो है नेवी का अपना स्ट्रिक्टली डिफेंसिव रोल छोड़कर अब एक प्रोएक्टिव रोल अपनाना। प्रोएक्टिव मतलब अब हम बस इंतजार नहीं करते, आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, जब हमारा वॉरशिप INS त्रिकांड मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके सीधा साइप्रस तक पहुंच गया था। मैंने पढ़ा था इसने टर्की के नेवल मूव्स को काउंटर किया था। एग्जैक्टली। और साइप्रस तक जाकर भारत ने टर्की को एक बहुत साफ मैसेज दिया। मैसेज ये था कि हमारी रीच अब ग्लोबल हो चुकी है। अगर आप हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आकर दखल देंगे तो हम आपके बैकयार्ड में आकर खड़े हो जाएंगे। लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज सोच रही थी, इतनी दूर बिना अपने देश के पोर्ट के एक वॉरशिप कैसे ऑपरेट कर लेता है? I mean,
उसमें फ्यूल और बाकी सप्लाईज की जरूरत तो लगातार होती होगी ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये 2016 में यूएस के साथ जो हमारा लेमुआ एग्रीमेंट साइन हुआ था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ये उसी का नतीजा है? मतलब लेमुआ एक तरह का ग्लोबल गैस स्टेशन नेटवर्क बन गया हमारे वॉरशिप्स के लिए। सफ़र कितना भी लंबा हो, हमें अपना नया मिलिट्री बेस नहीं बनाना पड़ता। हम इस नेटवर्क से सिंपली रिफ्यूल करके आगे बढ़ सकते हैं। ये ग्लोबल गैस स्टेशन वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। हम किसी भी एलाइड पोर्ट पर जाके रिफ्यूल कर सकते हैं। और इस ग्लोबल रीच और पावर का सबसे खराब परीक्षण एक्चुअल ग्राउंड ऑपरेशंस में हुआ है, जैसे MV रूएन का हाईजैक, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। तो इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा, बहुत डेयरिंग एक्शन लिया। मार्कोस कमांडोज ने C-17 एयरक्राफ्ट से बीचों बीच समुद्र में पैरा ड्रॉप किया और INS कोलकाता के साथ मिलकर लगभग 40 घंटे लंबा ऑपरेशन चलाया। 40 घंटे लंबा कमांडोज का ओशन ड्रॉप ऑपरेशन, सच में ये तो बिल्कुल किसी एक्शन थ्रिलर मूवी जैसा लगता है। और नतीजा ये निकला कि 35 पायलट्स को बिना किसी शर्त सरेंडर करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात, 17 क्रू मेंबर्स सेफली बचा लिए गए। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जब MV कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक हुआ या फिर MV जेंको पिकार्डी पर खतरा मंडराया, तो वहां भी INS विशाखापट्टनम ने फ्रंट लाइन पर आकर इमीडिएट रिलीफ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। ये फैक्ट्स क्लियर करते हैं कि इंडियन नेवी अब इस टर्बुलेंट रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुकी है। समंदर पर नेवी ने क्लियरली अपनी और हमारी ताकत दिखा दी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि लड़ाइयां सिर्फ समंदर में हथियारों से नहीं जीती जाती। लंबा गेम तो अलायंसेस, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक वेब्स का होता है। भारत और UAE इस मामले में जो मिलकर कर रहे हैं वो बहुत इंट्रीगिंग है। सही कहा आपने। भारत और UAE के रिश्ते को अब हमें एक बिल्कुल नए लेंस से देखना होगा। ये पार्टनरशिप अब सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने और वहां एक्सपैट्रिएट्स यानी अपने प्रवासियों को भेजकर रेमिटेंसेस लेने तक सीमित नहीं रह गई है। तो अब इस रिश्ते में नया क्या जुड़ा है? दोनों देशों के बीच एक पाथ ब्रेकिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, जो डिफेंस और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को ठीक सेंटर में रखता है। इसमें मेक इन इंडिया और मेक इन एमिरेट्स प्रोग्राम्स को एक्चुअली आपस में मर्ज कर दिया गया है। एक सवाल यहाँ मेरे दिमाग में जरूर उठता है। हमने एनर्जी सप्लाई चेन को सेफ तो कर लिया, पर क्या ओपेक कार्टेल से बाहर आकर UAE पर इतनी ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंस बनाना भारत के लिए एक नया जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं बन जाएगा? हम एक डिपेंडेंस से निकलकर ठीक वैसी ही दूसरी डिपेंडेंस में तो नहीं फंस रहे? ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। बहुत लोग ये सोचते हैं, पर इस कोलैबोरेशन की डिटेल्स में जाने पर पता चलता है कि हम अपनी सप्लाई लाइंस एक्चुअली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ना कि किसी एक पर निर्भर हो रहे हैं। UAE हमारे लिए सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक एक्सेस पॉइंट बन रहा है। एक्सेस पॉइंट, वो कैसे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नया मुंद्रा फुजैरा अकाबा ट्रेड एक्सेस। और इसमें सबसे अहम फैक्ट ये है कि UAE $2.3 बिलियन खर्च करके जॉर्डन तक एक नया रेल रोड यानी एक रेलवे लाइन बना रहा है। वेट, मिडल ईस्ट में जॉर्डन तक रेलवे लाइन? लेकिन इसका भारत और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से क्या डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है? इसका कनेक्शन एनर्जी से नहीं है, इसका कनेक्शन सीधे तौर पर भारत की खेती और फूड सिक्योरिटी से है। देखिए, जॉर्डन के पास रॉक फॉस्फेट और पोटैश के मैसिव नेचुरल रिजर्व्स हैं। जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आते हैं। बिल्कुल। ये दोनों मिनरल्स खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स यानी खाद के लिए बेहद जरूरी हैं। जब UAE ये रेलवे नेटवर्क तैयार कर लेगा, तो जॉर्डन से ये मटेरियल अकाबा पोर्ट पर आएगा और वहां से सीधे भारत। इसका मतलब ये है कि एक ही सप्लाई चेन मॉडल से हमारी एनर्जी और एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर दोनों की नीड सुरक्षित हो रही है। ओह वाओ, अब ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। यानी हम सिर्फ अपना तेल सिक्योर नहीं कर रहे, हम अपने किसानों के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स की लॉन्ग टर्म सप्लाई भी पक्की कर रहे हैं। एक सिंगल लॉजिस्टिकल कॉरिडोर से हम अपनी आम जनता की थाली का खाना तक सुरक्षित कर रहे हैं। सच में ये वाकई एक बड़ा आहा मोमेंट है सुनने वालों के लिए। इसके साथ हम एक और लेयर ऐड करते हैं, जो है इंश्योरेंस पॉलिसी की। UAE की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक और भारत की रिजर्व कंपनी ISPRL यानी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ने मिलकर मंगलुरु में 5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का एक अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया है। अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक रिजर्व, यानी एक तरह का जायंट इमरजेंसी टैंक। मतलब अगर कल को वहां पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाता है और हफ्तों तक कोई जहाज वहां से निकल ही नहीं पाता, तो हमारे पास भारत के अंदर ग्राउंड में अपना तेल मौजूद होगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में हमारी इकोनॉमी
एक झटके में नहीं रुकेगी, हमारे पास बफर होगा। ये तो बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और हाँ, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी रिजर्व्स तैयार होने के बाद आखिरी हिस्सा आता है फाइनेंशियल आज़ादी का। इस पूरे मैकेनिज्म को सैंक्शन प्रूफ बनाने के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क के तहत दोनों देशों के बीच रुपी और दिरहम में लोकल करेंसी ट्रेड की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं और इस पर तेजी से फ्रेमवर्क बन रहा है। तो ये रुपए और दिरहम में ट्रेड करने का एक्चुअल मैकेनिक्स हमारी किस तरह मदद करता है, थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए, आज तक दुनिया का अधिकतर ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होता आया है। जब आप डॉलर में ट्रेड करते हैं तो आप इफेक्टिवली यूएस बैंकिंग सिस्टम और उनकी फॉरेन पॉलिसी सैंक्शंस के दायरे में आते हैं। अच्छा, तो मतलब उनका कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। अगर कल को यूएस किसी देश पर सैंक्शन लगाता है तो डॉलर में पेमेंट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब भारत और यूएई रुपए और दिरहम में आपस में ट्रेड करेंगे तो वो वेस्टर्न सैंक्शंस या यूएस डॉलर के उतार चढ़ाव के दबाव से पूरी तरह आजाद रहेंगे। हमारी ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई लाइंस इन फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन से कंप्लीटली इंसुलेट हो जाएंगे। तो इस गहरे विचार विमर्श ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि भारत का एनर्जी सिक्योरिटी मॉडल अब पुराने तरीकों पर चलना बंद कर चुका है। हम फुजायरा और ग्वादार की बदलती रियलिटीज को नेविगेट कर रहे हैं, समुंदर पर अपनी नेवी को एक प्रोएक्टिव डिफेंस पोजीशन में रख रहे हैं और यूएई के साथ एक ऐसी इंटरकनेक्टेड डील बना रहे हैं जो डॉलर और सैंक्शंस की रेंज से पूरी तरह बाहर है। सही मायनों में हमने अपने आर्थिक और समुद्री भविष्य के हर एक पिलर पर एक मजबूत फाउंडेशन रखती है। ये नए जमाने की जियोपॉलिटिकल प्लानिंग है जहां मल्टीपल वर्स्ट केस सिनेरियोज को पहले ही प्रीएम्प्ट कर लिया जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हमारे सुनने वालों के लिए एक और थोड़ा प्रोवोकेटिव विचार छोड़ना चाहते हैं। आज पूरे डीप डाइव में हमने फिजिकली ट्रांसपोर्ट होने वाले ऑयल, आने वाले कार्गो शिप्स और उन्हें बचाने वाले वॉरशिप्स की बहुत बात की। लेकिन इन्हीं बदलते हुए समुद्री रास्तों के बिल्कुल नीचे से एक और लंबा नेटवर्क गुजरता है दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी को चलाने वाली सबसी कम्युनिकेशन केबल्स। हाँ, वही अदृश्य यानी इनविजिबल और पतली फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिनसे देश और पूरी दुनिया का इंटरनेट, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस एक्चुअली चलते हैं। ठीक वही केबल्स। अगर कल को ये सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट फिजिकल एनर्जी सप्लाई से शिफ्ट होकर इन इंटरनेट और डिजिटल फ्लोज पर आ जाए और उन्हें टारगेट करने लगे, तो क्या हमारी नेवीज इस नए अदृश्य यानी इनविजिबल युद्ध के लिए तैयार है? ये फिजिकल पाइपलाइन से कहीं ज्यादा डेलिकेट हैं और पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं पर टिकी है। सुनने वालों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप नोटिस कर रहे होंगे हमारे वीडियोस हजारों लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको भारत की स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी, नेवल पावर, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिसिस पर ऐसे डीप पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो अभी एक सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नैरेटिव नेशन सिर्फ हेडलाइंस एक्सप्लेन नहीं करता। हम ग्लोबल पावर गेम्स के पीछे की रियल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डिकोड करते हैं। हम 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, अब अगला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स। नैरेटिव नेशन को सपोर्ट करिए। भारत माता की जय।